इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग अपना चैप्टर है बच्चों 3D वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है 11 हमारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में ये आता है बच्चों 8 नंबर का, ठीक है। अब तो हमारे 80 मार्क्स से होने लगे हैं, ठीक है, इसलिए 8 नंबर का हो गया, पहले 10 नंबर का था, ठीक। अब इस चैप्टर के अंदर पहली बात तो आप लोगों को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वेक्टर आना चाहिए बच्चों, क्योंकि वेक्टर का जितना भी बेसिक आप लोग पढ़ के आए हो वो सारा का सारा इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। तो पहली बात तो आपको वेक्टर आना चाहिए, इतनी बात है क्लियर। और इस 3D के अंदर हम लोग क्या है बेटा, 3 टॉपिक आएंगे, एक आएगा लाइन, एक आएगा प्लेन और तीसरा आएगा बच्चों लाइन एंड प्लेन। ये 3 टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% आता है और बाकी कॉम्पिटिशन व्यू के नज़रिए से देखा जाए तो वहाँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा ये हमें पढ़ना है और इसमें हमने ये पढ़ना है कि भाई लाइन और प्लेन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इन 3 डायमेंशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th के अंदर, वो वहाँ पर आप लोगों ने सीखा स्लोप कैसे निकालते हैं। तो वो वाली जो भी कंडीशंस हैं परपेंडिकुलर की, जो भी कंडीशंस है वो भी सारी की सारी इसके अंदर यूज होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि चैप्टर नंबर 11 है 3D का, क्लास 12 के अंदर, और क्लास 11 में चैप्टर नंबर 12 है 3D, इंट्रोडक्शन टू 3D, और वो क्लास 11 के अंदर है। तो वो सारी नॉलेज भी यहाँ पर क्या होगी, यूज़ होगी, ठीक है। अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ बच्चों और पढ़ाना चालू करता हूँ, ठीक है। और मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को वेक्टर आता होगा, ठीक। तो बेटा देखो, हम लोग जानते हैं कि भाई हमारे पास 2 टाइप के वेक्टर होते हैं, ठीक है। होते तो और भी हैं पर वो उनकी सब कैटेगरी होती है। तो वो वेक्टर कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा जनरल वेक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है बच्चा हमारे पास यूनिट वेक्टर। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता इसलिए रहा हूँ ताकि फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब जनरल वेक्टर जो होता है बच्चों, उसको हम लोग लिखते हैं AI प्लस BJ प्लस CD, ये होता है। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि भाई यहाँ पर ABC जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन रेशियो। ABC क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन रेशियो, ये आपको सब मैं बता चुका हूँ वेक्टर वाले चैप्टर में। और ये पर्टिकुलर क्या है, जो आपका जनरल वेक्टर है, ये आपको 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है। पहला होता है मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज जो प्रोवाइड करता है वो है डायरेक्शन। क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब जबकि यहाँ पे बात करें तो यूनिट वेक्टर का हम लोग बेसिकली जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं बच्चों डायरेक्शन में। लेकिन आप ये कहो कि भाई इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैग्नीट्यूड 1 क्यों बनाया जाता है, ताकि हमें क्या मिल सके, डायरेक्शन मिल सके। तो जनरल वेक्टर आपको दोनों चीजें प्रोवाइड करेगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जबकि यूनिट वेक्टर आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों LI, MJ, NK। मैं आपको बता चुका था यहाँ पर L, M और N ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या होते हैं बच्चों, आपके LMN होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और यहाँ पे आप लोग ये भी जानते हो कि भाई L बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा, M बराबर क्या होता है, कॉस बीटा, N बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस गामा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर एक पॉइंट आपका कोई भी है, कोई भी वेक्टर है, वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, उन पर्टिकुलर एंगल्स को हम बोलते हैं अल्फा बीटा गामा। ये होते हैं डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। और दूसरी कंडीशन आप लोग ये भी जानते हो कि भाई यहाँ पर यूनिट मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिट वेक्टर का वो कितना होता है बच्चों, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। L बराबर कॉस अल्फा था तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये भी एक रिजल्ट मिल गया था, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज जनरल वेक्टर के अंदर अगर आप एक चीज जान लें कि आपके पास मान लीजिए कोई भी 2 पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा आपके पास। ये पॉइंट है आपके पास x2 y2 z2, ये पॉइंट क्या है x1 y1 z1। तो आप लोगों को पर्टिकुलर यहाँ से जब भी आपके पास 2 पॉइंट होंगे तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हो बच्चों, तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, हमारे पास वो होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर रखी थी क्लास वो वेक्टर वाले चैप्टर में,
ठीक है, 2 पॉइंट से कैसे निकालते हैं। और दूसरी कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन रेशियो जब भी गिवन होते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आपको बता दूं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि हम लोग डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। ये आपकी डायरेक्शन रेशियो है, तो आपको पता है कि भाई डायरेक्शन कोसाइन बनाने के लिए यहाँ पे जो एल होगा वो क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एम जो होगा वो बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एन बराबर क्या होगा, सी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और आप लोग जानते हो कि भाई यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड निकलता है वो कैसे निकलता है, रूट के अंदर आई का कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के और के की कंपोनेंट का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ए बराबर ये कितना आ जाएगा, ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों बी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा सी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं आपकी जो आपको पता होना चाहिए। बाकी तो आपकी एक्सरसाइज जो है पहली वाली जो एक्सरसाइज है वो इसी कंडीशन बेस्ड है, उसमें ऐसे ही यूज़ करना है कि आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, ट्रायंगल की 2 वर्टेक्स दे रखी हैं, आप डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो पहले सबसे पहले क्या निकल के आएंगे, डायरेक्शन रेशियो निकल के आएंगे। और बाद में हम लोग बच्चों एक तरीके से वर्क जो करना है वो ये इस तरीके से लेके करना है कि हम लोग वेक्टर से साथ वर्क नहीं करेंगे, नंबर के साथ वर्क करेंगे। तो मेन जो इस चैप्टर के अंदर है वो ये है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को इस चीज़ के अंदर सीखना है। ठीक है, ये चीज़ आ गई सबको, इसमें कोई डाउट है किसी को बच्चे को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आगे हम लोगों ने जो पढ़ा था वो कंसेप्ट क्या था बच्चों कि आपके पास अगर 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है x, एक वेक्टर है बच्चों y। ठीक है, इसके कंपोनेंट हैं a1i b1j c1k, और इसके हैं a2i b2j है और c2k है। ठीक है, अब आप लोगों ने बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देखी थी कि अगर 2 वेक्टर है, ये जनरल वेक्टर है, तो इसके जो कंपोनेंट होंगे ये सबके सब ये क्या होंगे बच्चों, ये होंगे डायरेक्शन रेशियो। ऐसे ये जो कंपोनेंट होंगे बच्चों ये भी क्या होंगे आपके पास, डायरेक्शन रेशियो होंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने बच्चों एंगल निकालना सीखा था। इसके अंदर एंगल जो निकलता है वो बच्चों होता है 2 तरीके से निकलता था, एक कॉस और एक निकलता था बच्चों साइन। यही था कॉस के अंदर, तो ये था कि भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो और डिवाइड कर दो उनके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, साइन के अंदर क्या था बच्चों कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ये था, और डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। ये था, बोलो हाँ क्या ना। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ x और मैग्नीट्यूड ऑफ y, ये था बच्चों। एंगल निकालने के लिए हम लोग कॉस का यूज भी कर सकते हैं, एंगल निकालने के लिए हम लोग साइन का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाने में क्या रहता है, हेडेक ज़्यादा रहता है। आप डब्बा बनाओगे, पर्टिकुलर आई जे के कंपोनेंट लिखोगे, डिटरमिनेंट वाला तरीका यूज़ करोगे, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता।
इसे बच्चा लगाने से क्या करता है, थोड़ा सा हिचकिचाता है, ठीक है, और उतनी जल्दी रिजल्ट भी नहीं आता है, थोड़ा सा हेडेक बढ़ जाता है। जबकि डॉट यहाँ पे कॉस लगाना वाला हमारा फटाफट आपको क्या देगा, आपको आंसर देगा। इसलिए हम लोग क्या है, साइन को निगलेक्ट करके चलते हैं और किसका यूज करते हैं, हम लोग कॉस का यूज करते हैं, ठीक है। इस पर आपको सब समझ में आ गया डायरेक्शन रेशियो चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को क्या है, खिचड़ी ऐसी पकती हुई सी लगेगी। तो बच्चों अगर आप लोग जानते हो कि यहाँ पर कि cos थीटा जो निकलेगा यहाँ पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं जब हम लोग, तो i का i से होता है, तो a1 कैसे मल्टीप्लाई होगा, a2 से, b1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, b2, c1 का मल्टीप्लाई c2, और नीचे क्या आ जाएगा, रूट के अंदर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा, अब यहाँ पर आप लोग ये जानते हो कि भाई ये डायरेक्शन रेशियो है, फटाफट ये आप पुट करोगे और ये एक रिदम भी बहुत जल्दी मिल जाती है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट के अंदर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर एंड रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, ये बन जाता है। अब आपको पता है कि भाई परपेंडिकुलर है, फॉर परपेंडिकुलर, तो हम लोग क्या है बेटा, वेक्टर से क्या बिना लिखे फटाफट काम करना चाहते हैं, तो नंबर्स के साथ डीलिंग है हमारी। यहाँ कोई वेक्टर यूज हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे आप, a1 आपको पता चल जाएगा b1 c1 क्या है, डायरेक्शन रेशियो पहले वाले के, दूसरे वाले के डायरेक्शन रेशियो क्या है, a2 b2 c2, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, नीचे इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों का आ जाएगा। परपेंडिकुलर के लिए आप लोग जानते हो कि भाई एंगल जो होता है थीटा बराबर क्या होता है, 90 डिग्री, और x जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा y से, इसका मतलब है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, 0। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पे 90 रखोगे, cos 90 वैल्यू 0 होती है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कहने का लहजा होता है मल्टीप्लाई, कोई भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कभी 0 का हो सकता है जब उसका न्यूमरेटर 0 होगा, लेकिन हम लोग पढ़ते चले आए हैं इस तरीके से। तो ये रिजल्ट क्या देगा आपको, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये वाली कंडीशन जो है ये भूल मत जाना, 99.99% यही वाली कंडीशन हमारी जो है 5 नंबर जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे यूज होती है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर यहाँ लिख देता हूँ भाई पैरेलल के लिए। अब पैरेलल के लिए आप लोगों ने बहुत सारी कंडीशन पढ़ी बेटा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आप लोग बहुत सारी चीज़ सीखते जाओगे। जो पुराने वाले मेथड में आपको क्या है आसान, बहुत ज़्यादा लेंदी लगेंगे, आगे वाले मेथड बहुत ज़्यादा आपको आसान लगेंगे, ठीक है। तो पैरेलल के लिए हम लोगों ने भाई ये कंसेप्ट समझा था कि अगर एक वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम्स होगा दूसरे वाले वेक्टर के। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई बी क्रॉस ए जो होगा या ए क्रॉस बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, 0 वेक्टर के। यही तो कंडीशन थी फॉर पैरेलल और किसके, कोलिनियर के। हैं दोनों चीज़ें अलग अलग, बट दोनों के लिए कंडीशन जो लगती है वो क्या लगती है, सेम लगती है। ये कंडीशन पड़ी थी। अब हम लोग पर्टिकुलर क्या है, वेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहते, हम लोग डायरेक्ट चाहते हैं नंबरों के साथ काम हो। तो आप एक काम करिए, आप ये पूरा रिजल्ट क्या करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इससे फिर मैं आगे आगे की कंडीशन लेके चलूँ। अब ये कंडीशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परपेंडिकुलर वाली। अब एक चीज़ देखकर आप, मैं यहाँ से अगर तीसरी कंडीशन अराइज करना चाहूँ पैरेलल के लिए, तो आप लोग जानते हो कि भाई बी वेक्टर बराबर होता है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए। यहाँ एक्स और वाई है, एक तो क्या है एक्स और वाई, तो यहाँ से बोल दूँ मैं कि भाई एक्स वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम्स होगा वाई वेक्टर के, या वाई वेक्टर लैम्डा टाइम्स होगा एक्स वेक्टर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं एक्स वेक्टर की बच्चों वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर ए आई कैप, बी जे b1 जे कैप और c1 के कैप, लैम्डा टाइम्स a2 आई कैप, b2 जे कैप और c2 के कैप। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई a1 आई, b1 जे, c1 के, लैम्डा मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा a2 आई, लैम्डा b2 जे, लैम्डा c2 के, ये होगा। अब आप लोग ये जानते हो कि भाई कोई भी दो वेक्टर आपस में कब इक्वल होते हैं, जब उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होने से नहीं होता, जब उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट होते हैं आई जे के वो इक्वल होने चाहिए। तो इसका कंपोनेंट क्या है a1, इसका i का कंपोनेंट क्या है लैम्डा a2। तो ऑन कंपैरिजन a1 बराबर क्या हो गया बच्चों लैम्डा a2, ठीक है। दूसरा b1 बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा b2 और c1 बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा c2। इस a2 को नीचे लेके आओगे तो भाई a1 अपॉन a2 बराबर क्या हो गया लैम्डा, यहाँ से b1 अपॉन b2 बराबर क्या हो गया बच्चों लैम्डा, एंड c1 अपॉन c2 बराबर क्या हो गया बच्चों लैम्डा। ये सभी आपस में लैम्डा के इक्वल है, तो यहाँ से ये कंडीशन लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और यहाँ पर आप लोग जानते हो कि A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियो है पहले वाले के, और A2 B2 C2 डायरेक्शन रेशियो है दूसरे वाले के। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों तीन कंडीशन आ गए, पैरेलल और कोलिनियर के लिए एक कंडीशन तो ये रही, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, और तीसरा इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, आर प्रोपोर्शनल। क्या लिखोगे आप लोग, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बच्चों तीन कंडीशन आ गई कि पैरेलल के लिए आप लोग पहले एक ही कंडीशन जानते थे, बी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। फिर आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा तो आप लोगों ने ये भी कंडीशन जानी कि बी क्रॉस ए बराबर 0 होना चाहिए पैरेलल के लिए। तीसरी कंडीशन आप लोग ये भी जानते हो कि भाई A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे बच्चों, प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट बच्चों किसी को भी बताइए, नहीं है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन लेके करा देता हूँ, जिससे आप लोगों का थोड़ा सा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस चीज़ को लेके। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चों, क्वेश्चन ये बोला गया है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 1 1 2 3 4 2। ठीक है, और ये क्या देखा है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, एंड सॉरी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट through the point 0 3 2 and 3 5 6। ठीक है, आपसे बोला है कि भाई जो लाइन है इन दो पॉइंटों से जा रही है वो परपेंडिकुलर है बाकी इन दोनों पॉइंटों से जो लाइन जा रही होगी उसकी। अब परपेंडिकुलर में आप जानते हो कि भाई A1A2 B1B2 C1C2 कुछ 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट भी 0 होता है, ये सब कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, बहुत भयंकर तरीके से आगे चल के यूज होगी। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया, इस पॉइंट को मैंने मान लिया A1 -1 और 2, दूसरे को क्या मान लिया मैंने B 3 4 और 2, जो लाइन बनेगी वो होगी AB। तो मैंने वही डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूँ किसके, AB की। ठीक है, उनको नाम दे दिया A1 B1 A1 B1 और C1। ठीक है, ऐसा आप ये भी जानते हो कि जब दो पॉइंट दे रखे हो तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तीन में से एक जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 2। 4 में से -1 कितना हो जाएगा, 5। -2 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो निकाला बच्चों CD की। दूसरे पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया C, इसको मैंने क्या मान लिया D। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, A2। 3 में से 0 जाएगा कितना आ जाएगा, 3। B2 5 में से 3 का बच्चों कितना आ गया, 2। एंड C2 6 में से 2 के बच्चों कितना आ गया, 4। ये हो गया, ये दोनों की डायरेक्शन रेशियो निकाल ली। अगर हमें पता है कि फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू कितना होता है, 0। तो मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, मैंने A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इनका मल्टीप्लिकेशन कराया। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 3, फिर 5 इंटू कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 4 इंटू 4। तो यहाँ से अगर आप देखा जाए तो भाई 2 3 जा हो गया 6, 5 2 जा हो गया 10, और ये 16 हो गया। इससे ये तीनों के तीनों क्या हो गए, कट गए। तो यहाँ पर आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या हो गया, 0। इट इम्प्लाइज दैट, सही है, इट रिप्रेजेंट, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई हमारी जो लाइन है AB वो परपेंडिकुलर किसके है, CD के। तो ऐसे कंसेप्ट को हम लोग डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे आगे चल के। ठीक है बच्चों।